तो 4 बजे मैं सुबह उठता था सब्जी मंडी, वहाँ से ताज़ा सब्जियाँ लेता था, फिर आता था एम्प्रेस मार्केट, वहाँ से गोश्त लेता था, फिर गोश्त लेता था वो मैं खुद उठा के सुजुकी में ले जाता था। हर टेबल पे हम जाते थे, प्लेटें भी उठाते थे, ऑर्डर भी लेते थे, कस्टमर्स की शिकायत भी सुनते थे। तो शुरू से बड़ी मेहनत की हमने। मैं हूं शिराज अहमद और आज हम मौजूद हैं बारबेक्यू टुनाइट पर और स्केल के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे बारबेक्यू टुनाइट की सक्सेस स्टोरी और कुछ टिप्स भी देंगे कि किस तरह आप भी अपने रेस्टोरेंट के बिजनेस को सक्सेसफुल मॉडल बना सकते हैं। तो आइए चल के देखते हैं। अच्छा सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जो आपका ये रेस्टोरेंट का बिजनेस है, वो आपने क्या सोच के जो है स्टार्ट किया था, और क्या आपकी स्ट्रेटजी रही है इस दौरान जिसकी वजह से बारबेक्यू टुनाइट इस वक्त पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट बन चुका है। इत्तेफाकी है, कुछ ऐसा सोचा नहीं था कि क्या करेंगे। तो फिर हमारे अजीज़ हैं, मेरे कज़िन हैं दूर के, उन्होंने सजेस्ट किया कि ये 2 दुकानें यहाँ पर मिल रही थी। तो जो भी जमा पूंजी थी, मैं अपने भाई के साथ सरदार अब्दुल कय्यूम के साथ मिलकर फिर हमने ये सोचा कि रेस्टोरेंट यहाँ पर बेहतर चलेगा। जब हमने शुरू किया था तो 4 बजे मैं सुबह उठता था और जो सुजुकी का कैरी होती है ना, जो पीछे से प्लेटफॉर्म होता है उसका, वो सुजुकी कैरी थी। मेरे तो मैं लंबा आदमी हूँ, 6 फुट 2 इंच का, मेरे घुटने जो हैं वो डैशबोर्ड के साथ लगते थे। मैं उसी हालत में जाता था सब्ज़ी मंडी, वहाँ से ताज़ा सब्जियाँ लेता था जो कि मिलती थी, क्योंकि वहाँ थोड़ा सस्ती मिलती थी और आदमी चूज़ भी कर सकता था। तो वहाँ से सब्जियाँ लेता था और फिर आता था एम्प्रेस मार्केट, वहाँ से गोश्त लेता था। एक मैंने मेरे मुलाजिम रखा हुआ था जो सुजुकी में बैठा रहता था, जो क्योंकि सामान होता था उसमें। फिर गोश्त लेता था वो मैं खुद उठा के सुजुकी में ले जाता था और हम लोग आते थे रेस्टोरेंट, वो माल देकर वापस जाते थे एम्प्रेस मार्केट। कुछ महंगी सब्जियां होती थी वो लेते थे और ड्राई स्टॉक लेते थे, और इसी तरीके से फिर फेयर मार्केट जाते थे। पुराने हमें लोग, आप हंसेंगे अभी माशाल्लाह, बहुत सारी हमारी जो लेग्स हैं, लैम लेग्स हैं या रिब्स हैं, बिकती हैं, लेकिन उस वक्त हमें 2-3 से ज़्यादा नहीं देते थे कसाई, क्योंकि नए नए थे। तो बहरहाल वो उस चीज़ से हमने गुजारा किया और फिर कस्टमर का इंतज़ार करते थे कि वो आएँ तो उनको ग्रीट करें, बिठाएं। तो शुरू से बड़ी मेहनत की हमने, और हर टेबल पे हम जाते थे, हम प्लेटें भी उठाते थे, ऑर्डर भी लेते थे, कस्टमर्स की शिकायत भी सुनते थे। तो ये सारा डिश वॉशिंग भी की है मैंने। तो अल्लाह के फजल से इससे जो डिग्निटी ऑफ लेबर कहते हैं ना, उसको हमने प्रैक्टिकली किया है। हमने ऐसा खोला था कि किचन नज़र आता था कस्टमर्स को, ओपन था, ताकि कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़े कि भाई ये जिस तरह से किस तरह से पक रहा है। क्योंकि रेस्टोरेंट के किचन अगर आपकी नज़र में नहीं है तो फिर पता नहीं क्या जो भी हो रहा होता है वो आपको मालूम नहीं चलता। सबसे पहले बारबेक्यू टुनाइट रखा था, तो मैंने कहा ये किस किस्म का नाम है। हम कहेंगे यस्टरडे आई वेंट टू बारबेक्यू टुनाइट, कि मैं चलो कल परसों चलते हैं बारबेक्यू टुनाइट। तो ये मैंने कहा बड़ा अजीब सा नाम है। तो उसने कहा यही तो इसमें गुर है कि एक ट्रेंडी किस्म का नाम है, मॉडर्न नाम है और माइंड टीजर है। तो फिर मैंने सोचा उस पर, तो मैंने उसको कहा कि यार बाकी में सही कह रहे हो तुम। तो उस तरीके से हमने नाम रखा और अल्लाह के फजल से वो जैसे कहते हैं ना उर्दू में चिपक गया। ठीक है, वहाँ हमने जब शुरू किया तो उस वक्त कराची में बाहर खाने का जो ट्रेंड था वो इतना नहीं था, और बहुत कम रेस्टोरेंट्स, नामवर बहुत कम रेस्टोरेंट्स थे। मुझे अगर सही याद है 64 आइटम्स, 64 आइटम का मेन्यू था हमारा उस वक्त भी। उसमें स्टेक्स होते थे मुख्तलिफ़ किस्म के, कबाब होते थे, अफ़गानी कबाब, अफ़गानी टिक्के, बोटियाँ, मतलब जो बारबेक्यू के आइटम्स बहुत सारे थे। तो जो लोगों को पसंद है और लोगों को पसंद आए माशाल्लाह। हमने ऐसा नहीं है कि हमने बिल्कुल
2-3 आइटम से शुरू किया और प्रॉपर रेस्टोरेंट था, और आस्ते आस्ते फिर अल्लाह ताला हमें तरक्की देता गया। वो जो कहते हैं ना कि ग्रैंड मदर्स रेसिपी, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। वो घरों में होती होगी, लेकिन रेस्टोरेंट में कोई ख़ास रेसिपी नहीं होती है। कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो आपको ही पता है, ये सबको पता होता है। इंटरनेट की वजह से इतनी छोटी हो गई है दुनिया कि आप कुछ भी बना रहे हो, आप मतलब एक ब्लॉग डाल देते हैं तो सबको पता लग जाता है। असल बात यही है कि इनपुट क्या है और आउटपुट कैसा है। अगर आप क्वालिटी के रॉ मटेरियल इस्तेमाल करेंगे, क्वालिटी के गोश्त इस्तेमाल करेंगे, क्वालिटी के मसाले इस्तेमाल करेंगे, तो ज़ाहिर है कि वो उसका आउटपुट भी मज़ेदार होगा, जो आप चाहते हैं वो होगा। तो जो अदरवाइज़ ऐसा होता है कि लोग डंडी मारते हैं, तो हमने कभी डंडी नहीं मारी। हमने कभी अपने कस्टमर्स को मतलब फर्स्ट क्लास से नीचे कोई चीज़ देने की कोशिश नहीं की। कॉर्पोरेट जो केटरिंग है वो भी हम करते हैं। हमारे पास शेल है और दूसरे ऑयल कंपनीज़ हैं। उसके अलावा केटरिंग भी हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा मेन फोकस तो रेस्टोरेंट के अंदर जो है कस्टमर्स को डील करना है। अब माशाल्लाह कराची में हमारे 5 आउटलेट्स हैं। एक ये जहाँ तशरीफ़ रखें क्लिफ्टन में, दूसरा डॉल्मेन मॉल में, तीसरा लकी वन में, चौथा मलीर कैंट में और 5वां हाईवे पे। इसी तरह से लाहौर में भी 3 हमारे अपने हैं और बाकी दूसरे शहरों में हमने फ्रेंचाइजेज़ दिए हैं। क्या ये वीडियो आपको अच्छी लगी? अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। पाकिस्तान में तो इस वक्त आपकी काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं और तकरीबन हर शहर में ही हमें दिखाई देती हैं। पाकिस्तान के अलावा इंटरनेशनली बारबेक्यू टुनाइट कहाँ ऑपरेट कर रहा है और आगे का आप लोगों का क्या प्लान है और कौन से ममालिक में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं? पहले पाकिस्तानी कुज़ीन बाहर मुल्कों में कोई जानता ही नहीं था, ना कोई कहता था। इंडियन कुज़ीन होता था। पाकिस्तानी लोग भी जो रेस्टोरेंट वगैरह बाहर खोलते थे, अगर इंडियन कुज़ीन अपने बोर्ड पे लिखते थे। अल्लाह के फजल से बारबेक्यू टुनाइट जब से गया है बाहर, तो पाकिस्तानी कुज़ीन भी पहचाना गया है इंटरनेशनली। तो फिर हमने पाकिस्तानी झंडा जो है वो सिंगापुर में लगाया, फ्रेंचाइजिंग हमने की दुबई में, मलेशिया में, दोहा कतर में, मस्कत में, दुबई में, जद्दा में, रियाद में, और अब हम अमेरिका की तरफ बांग्लादेश में, ढाका में। वैसे तो हमने नाइजीरिया अपना कीनिया में भी खोला था, लेकिन फिर वहाँ पर वो कुछ दहशतगर्दी के मामला थे तो फिर हमने बंद कर दिया। लेकिन हम बहुत जैसे उर्दू में कहते हैं ना, ठोक बजा कर हम देते हैं फ्रेंचाइज, तो इंशाल्लाह ताला। लेकिन अब हमारा सारा फोकस अमेरिका पे है, क्योंकि यूएसए एक बहुत बड़ी मार्केट है। अगर आप सिर्फ 50 स्टेट हैं वहाँ पर, आप हर स्टेट में एक रेस्टोरेंट भी खोलेंगे तो 50 रेस्टोरेंट हो गए। तो ऐसी जगह हैं जहाँ पर एक स्टेट में 5-5, 10-10 बड़े शहर हैं जहाँ पर आप रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। तो आप थोड़ा सा अपना ट्रेंड थोड़ा चेंज करके उसको गोरे अमेरिकन के लिए भी मौजू कर दें, तो फिर आप तो हर जगह खोल सकते हैं। लेकिन हमने एक चीज़ शुरू से रखी है कि हमारा हलाल खाना होता है, और हमने बाहर जब हम गए तो बहुत सारे जो हमारे फ्रेंचाइजीज़ थे उन्होंने कहा कि जनाब शराब हम सर्व करेंगे। हमने कहा नहीं भाई, शराब वराब नहीं होगा। मैंने 18 लोगों से शुरू किया, तो अल्लाह के फजल से 38 साल में हमारे पास 2 दुकानें थी, और 38 साल में अल्लाह के फजल से हमने पूरी बिल्डिंग ले ली है। और एम्प्लॉइज़ हमारे 800 से ज़्यादा थे, किसी ज़माने में 850 थे, लेकिन आस्ते आस्ते जो है वो जिस तरह से एडजस्ट होता रहा है, कोई एफिशिएंसी आई है, कुछ ज़रूरत कम रह गई है। तो माशाल्लाह हम पाकिस्तान में सबसे बड़े एम्प्लॉयर हैं रेस्टोरेंट्स में। हमारी स्ट्रेटजी यही है कि अगर आप कस्टमर को सर्विस देना चाहते हैं, आप एम्प्लॉइज़ जो हैं उसकी तादाद सही रखें, क्योंकि वरना आम रेस्टोरेंट में ये होता है कि एक ऑर्डर दिया, फिर वो वेटर जो है गायब हो गया, वो किचन में खड़ा है कि मुझे खाना दो, मेरा खाना दो। खाना कि मैं स्टूडेंट लाइफ में ही पॉलिटिक्स में था। मैं कराची यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का सदर उस ज़माने में, एक MPA से ज़्यादा उसकी पोजीशन होती थी।
میرے والد صاحب کسٹم آفیسر تھے اور شریف کسٹم آفیسر تھے، اور لوگوں کے اس زمانے میں بھی ڈیفینس کلفٹن میں کسٹم آفیسر کے بنگلے ہوا کرتے تھے، ہمارے والد کے پاس سائیکل بھی نہیں تھی. تو وہ اس ماحول سے یہ مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں پولیٹکس میں آ کر اپنا والدین کی جو امیدیں تھیں میرے سے وہ میں جو ہے پوری نہ کر سکوں. تو میں نے یہی سوچا تھا کہ پہلے اپنے آپ کو فائنینشلی اسٹیبل کر لیا جائے، اس کے بعد پھر پالیٹکس کی جائے. تو میں نے نون لیگ جوائن کی تھی 1993 میں، اور تقریباً 20 سال میں ان کے ساتھ تھا. میں ایڈیشنل سیکریٹری انفارمیشن تھا اس میں آخر میں. اور پھر میں نے 2013 میں جب پوری دنیا کو پتہ تھا کہ نون لیگ کی حکومت آنے والی ہے، میں نے ان کو چھوڑ دیا اور میں پیر صاحب پگارا کے پارٹی پاکستان مسلم لیگ فنکشنل میں نے جوائن کی 2013 میں. تو مسلم لیگی میں ہوں، مسلم لیگ سے مسلم لیگ میں آیا اور یہاں پر اب اسٹرگل کی ہے. اس وقت میں پارٹی میں سندھ کا جنرل سیکریٹری ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ کووڈ نے نئے بزنسز شروع کروا دیے لوگوں کے. آن لائن آرڈرنگ ہو گئی، ٹھیک ہے، پہلے نہیں تھی. ہوم ڈیلیوری کا بزنس ہو گیا، پہلے نہیں تھا. تو ماحول جو ہے آپ کا وہ آپ کو اس راستے پہ لے جاتا ہے کہ نئی چیزیں کریں یا اپنے آپ کو چینج کریں. جو لوگ اپنے آپ کو چینج نہیں کر سکتے وہ پھر پیچھے رہ جاتے ہیں. جو لوگ اپنے آپ کو ماحول کے حساب سے چینج کرتے ہیں وہ لوگ جو ہے وہ اس ریس میں، اس جرنی میں آگے جاتے جاتے ہیں. دنیا بھر میں ٹرینڈ ہے کہ گھر پہ اب کم سے کم کھانا لوگ کھاتے ہیں. سنگاپور میں چولہے نہیں ہوتے گھروں میں بہت سارے، مطلب آپ باہر سے ہی کھا کے آئیں گے یا مائکرو ویو آپ نے رکھا ہے، آپ باہر سے کھانا لائیں گے اور گرم کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ ٹرینڈ ہے ہو رہا ہے اور نیچرل ہے یہ، کیونکہ مصروفیت اتنی ہو گئی ہے کہ اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے جو ہے وہ بنائیں، پلاؤ بنائیں یا نہاری بنائیں یا پائے بنائیں. تو مطلب جو زیادہ وقت لیتی ہے چیزیں وہ ہمارے مینیو سے آؤٹ ہوتی چلی جاتی ہیں گھر کے مینیو سے، کیونکہ وقت نہیں ہوتا. اب مہنگا پڑتا ہے کہ گھر پہ کھانا بنانا جو ہے اور ریسٹورنٹ میں کھانا، اس میں فرق آ گیا ہے. آپ بہت اچھے ریسٹورنٹ میں جائیں گے، 5 اسٹار روم میں جائیں، وہ بہت مہنگا ہوگا. لیکن آپ عام سے ریسٹورنٹ میں جائیں گے تو آپ کے گھر میں جو آپ کھانا بناتے ہیں وہ اس میں ویسٹیج ہو جاتی ہے اور وہ مہنگا زیادہ پڑتا ہے. دوسری بات. تیسرا یہ کہ یہاں پر کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے پاکستان میں. آپ کو کھانے کے علاوہ بہت کم نوجوان جو ہیں سپورٹس میں ہیں. سارے گراؤنڈس پر جو بلڈر مافیا نے قبضہ کر لیا ہے، چائنا کٹنگ ہو گئی ہے، فلانا ہو گیا. تو وہ چیزیں مطلب جو کہ لوگوں کے لیے ہونی چاہیے تھی وہ یہاں پر نہیں ہیں. پارک ہیں، بڑے اچھے خوبصورت پلان ہوتے ہیں لیکن بنتے بھی ہیں، پھر فیتے بھی کاٹے جاتے ہیں. لیکن آپ 1 سال بعد جائیے تو سارا سبزہ ادھر ہوتا ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، بنجر ہوتا ہے، کتے پھر رہے ہوتے ہیں. تو کوئی ایسی لوگوں کے لیے فیسلٹیز نہیں ہیں جس کو ہم انٹرٹینمنٹ کہیں. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ بھی ماحول ہے. تو لوگ ریسٹورنٹس میں آتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ ملا کے دیکھیں تو ریسٹورنٹ کا تو پوٹینشیل ہے بہت. اچھا، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں جو ینگسٹرز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا ریسٹورنٹ کھولیں. تو آپ انہیں کیا ٹپس دیں گے اور ایسی کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے جس کی وجہ سے وہ ایک کامیاب ریسٹورنٹ جو ہے وہ آپریٹ کر سکتے ہیں؟ گھر میں ہماری اور آپ کی، ہماری بیگموں سے لڑائی کیوں ہوتی ہے کہ کھانا ٹھنڈا ہے، کھانا دیر سے آ گیا ہے نا، مطلب اس طرح کی چیزوں میں مزہ، نمک زیادہ ہے، نمک کم ہے. تو یہ اگر آپ ریسٹورنٹ میں نہ کریں، کھانا وقت پر فوراً گرم اچھا مزیدار دیں گے تو لوگ آئیں گے نا یہاں پر. یہ گر ہے انٹرپرینیورشپ کا ریسٹورنٹ کے حوالے سے. اس کو جو اس نے کر لیا وہ کامیاب ہو. میرا مشورہ اپنے تجربے سے یہ ہے کہ نوجوانوں کو پہلے ایکسپیرینس گین کرنا چاہیے، کم از کم 3 سال یا 5 سال،
کہ کسی کمپنی میں جوائن کریں اور وہ ایکسپیرینس حاصل کریں. جو وہ کام کرنا چاہتے ہیں ایز این انٹرپرینور وہ اسی قسم کی کوئی ماحول کو ڈھونڈیں جس میں وہ نوکری کریں اور دوسروں کے ایکسپینس پر اپنا تجربہ حاصل کریں. اس کے بعد لگا دیں چھلانگ پانی میں جیسے میں نے لگائی تھی. میرا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا ریسٹورینٹ کھولنے کا, لیکن اللہ نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم چھلانگ لگا دیں. اور آپ لگا دیں اور محنت کریں اور آپ ضرور کامیاب ہوں گے.